मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आप सबसे बजट 2021-22 इसके बारे में बातें करने जा रहा हूं। बजट 2021-2022। तो आइए पहले भूमिका के रूप में कुछ जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए उन्हें आप थोड़ा सुन लें। पहली बात यह कि जब हम बजट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में यह बात बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसके तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की दृष्टि से। तीन सबसे महत्वपूर्ण भाग। पहले भाग के अंतर्गत आपने देखा है कि बजट आ गया है। इसके बारे में आपने पढ़ा है, अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स में भी इसके बारे में आ गई है बातें। जब आप बजट को पढ़ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपको उसकी जो शब्दावलियां हैं वह समझ में आ रही है। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजकोषीय घाटा, प्रत्यक्ष कर, ये सारी जितनी भी शब्दावलियां हैं आप इन्हें याद कर रहे हैं या समझ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है समझना। याद करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आप उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो यानी यह इसका सबसे पहला भाग हो गया कि जो बजट है, बजट की जो शब्दावलियां हैं उन पर आपकी अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग होगा वह कराधान से संबंधित है, टैक्सेशन से संबंधित है। यानी कि बजट के अंतर्गत ही आप देखेंगे कि इस पर इतना टैक्स लगाया गया, फलाना टैक्स लगाया गया, अलग अलग तरह के टैक्सेस के उसमें नाम दिए जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, है ना, कि कस्टम शुल्क लगाया गया तो जीएसटी लगाया गया, तो इस पर कारपोरेट टैक्स में वृद्धि नहीं की गई और इनकम टैक्स में यह किया गया। ये सारी बातें आप पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस किस तरह के टैक्सेस होते हैं, खासकर जो इम्पोर्टेंट हैं, किस तरीके से लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, उनका किस तरह का इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर, दोनों पर, समाज पर भी और अर्थव्यवस्था पर भी। यानी कि जो टैक्सेशन है वह इसका सेकेंड पार्ट है। दोस्तों, अब जो तीसरा और आखिरी इसका भाग है वह है जब यह बजट संसद के द्वारा पारित किया जाएगा। यानी कि बजट संसद में प्रस्तुत कर दिया हमारे वित्त मंत्री ने। अब उस बजट पर बकायदे जो भी होना होगा बहस होगी, संसदीय समिति को सौंपा जाएगा। अब आप देखिए कि कैसे ये बजट फाइनल शेप लेगा। और बकायदे अभी ये सारी घटनाएं हो रही हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप इसके बाद में इस लेक्चर को सुनेंगे तब भी कोई घबराने की कोई बात नहीं है। यानी कि बजट के पारित होने की हमारी संसदीय प्रक्रिया क्या है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इससे तो बल्कि सच पूछे तो प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं शब्दावली वाले चैप्टर से और खासकर संसदीय प्रक्रिया वाले चैप्टर से। प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। हर साल एक न एक प्रश्न आ ही जाता है। टैक्सेशन पर भी प्रश्न आ जाता है कि इस टैक्स का क्या मतलब हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार अगर इस पर बढ़ाती है तो क्या होगा। तो दोस्तों, ये तीन इसके भाग हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन लेक्चर्स के अंतर्गत इन तीनों के बारे में बहुत ही डिटेल्स लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं और बहुत ही व्यापक तरीके से और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। और इन तीनों की समझ आपकी होनी चाहिए, राइट। अब आप देखिए कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट के रूप में वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है। मैं यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि अभी आपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स नहीं सुने हों। परेशान मत होइए। अगर आपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो बजट वाले लेक्चर्स को भी अगर आप नहीं सुनेंगे तो कोई ज़्यादा आप खोएंगे नहीं। लेकिन अगर आपको धैर्य नहीं है और हड़बड़ी में है और आपको लगता है कि नहीं, इस लेक्चर को एक बार सुन ही ले तो सुन ले, लेकिन आप महसूस करेंगे कि आपके समझ में कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी की शब्दावलियाँ हैं, थोड़ी बहुत आप हिंदी तो जानते ही हैं, लेकिन उनके गहरे अर्थ क्या हैं, उसके सही में मायने क्या होंगे, वो आपकी समझ में नहीं आएंगे।
तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अभी इस लेक्चर को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। और अगर आपको लग ही रहा है कि मुझे एक बार सुन लेना चाहिए तो सुन लीजिए, क्योंकि आप इस लेक्चर को कई बार सुन सकते हैं। और अब आप हड़बड़ी मत कीजिए कि आप जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, यानी कि जिस सब्जेक्ट के भी लेक्चर सुन रहे हैं, आप उन्हें छोड़ करके पता लगा कि अब इकोनॉमिक्स के लेक्चर सुनने शुरू कर दें, या इकोनॉमिक्स में भी बजट के लेक्चर्स को निकाल लें, कॉन्स्टिट्यूशन वाले में से आप संसदीय प्रक्रिया को निकाल लें, इकोनॉमिक्स में से टैक्सेशन को निकाल लें। चलो अब इनको 3 को सुन लेते हैं, सर ने इन 3 के बारे में बताया है, और फिर बजट के लेक्चर को सुनते हैं। ऐसा भी आप बिल्कुल ना करें। आप अपनी प्रक्रिया के तहत चलते रहें, है ना। आप अपने सिस्टम को डिस्टर्ब मत कीजिए। इकोनॉमिक्स में भी आएंगे। अगर आपको बहुत हड़बड़ी है तो ठीक है, अभी आप जिस सब्जेक्ट के लेक्चर सुन रहे हैं, जब वो पूरे हो जाए तब आप इकोनॉमिक्स को टेकअप कर लीजिएगा। तो जब इकोनॉमिक्स की बारी आ जाए और इकोनॉमिक्स के जब आप सारे लेक्चर्स सुन लें, फिर आप इस बजट वाले लेक्चर को सुनिए, और ध्यान से सुनिए और समझने की दृष्टि से सुनिए। 1 बार नहीं, 2 बार सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए, और इस तरीके से बजट के लेक्चर पर आप अपनी कमांड बना सकेंगे। देखिए, सुपरफिशियल तरीके से तैयारी करने से दोस्तों बात नहीं बनेगी। थोड़े से सिस्टम से चलिए, और वही सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर सुन चुके हैं तो फिर आप बाकायदे बजट के लेक्चर्स को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है कि लेक्चर्स को आप फिर से सुनना चाहें, आप उन्हें सुनिए, और इस प्रकार से आपका यह टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं। जो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि मेरे लेक्चर को सुनने के बाद हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि मैंने बहुत सारी बातें छोड़ दी हैं, क्योंकि अखबारों में तो दुनिया भर की बातें छपी थी, और जब मैं मैगजीन्स पढ़ रहा हूं तो मैगजीन्स में भी इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, फलाना 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 फलाना, ये आंकड़ा, वो क्षेत्र। और खासकर दूसरों ने भी जो यूट्यूब पर इस तरह के प्रोग्राम्स डाल रखे हैं, उन्होंने भी बहुत डिटेल में 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर्स तैयार कर रखे हैं, ढेर सारे आंकड़े और तथ्य बताए हुए हैं। और सर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है कि जो सर का लेक्चर है, यानी कि एकेडमी का जो लेक्चर है, वो अधूरा है। आप घबराने लगेंगे। जब आप ये सोचेंगे कि अधूरा है, तब आपके अंदर घबराहट पैदा होगी कि नहीं, ये तो मामला बनेगा नहीं, ये तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। फिर आप मैगजीन में उलझेंगे, दूसरे लेक्चर्स में उलझेंगे। ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। यहां मैं देखिए 2 बातें बहुत साफ तौर पर कहना चाहूंगा। 2 बातें। पहली बात यह फ्रेंड्स कि जो हमारी अपनी एकेडमी का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर बोझ लादने पर विश्वास नहीं करते, कि अपनी तरफ से सब कुछ बता दो, फिर स्टूडेंट के ऊपर है कि वो संभाल पाता है या नहीं संभाल पाता है। नॉट एट ऑल, पहली बात। दूसरी बात, जो भी हम लोग लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स पर हो या सब्जेक्ट पर हो, हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा इस बात पर रहता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या ज़रूरी है, और बेसिक्स की दृष्टि से आपके लिए क्या ज़रूरी है। यानी कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उसके जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए, और जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपकी मदद कर सकते हैं वो आप तक पहुँच जाने चाहिए। और इसी सिद्धांत को बजट वाले लेक्चर पर भी अप्लाई किया गया है। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा दहशत में आ जाएंगे यह सोच करके कि यह लेक्चर तो बहुत अधूरा है, इसमें बहुत सी बातें नहीं बताई गई हैं, तो दोस्तों चॉइस आपकी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपको यदि ऐसा लगता है तो जब प्री के एग्ज़ाम हो जाएंगे, मेंस के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो फिर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे उन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ें, देखें कि बजट पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, और फिर इस लेक्चर के जरिए जानने की कोशिश करें कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप उन प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में आ सकते हैं या नहीं, या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपके पास है, कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उसमें जा करके देखें कि बजट पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे लगता है कि एक बार ये क्लियर करना चाहिए कि जो बजट है, पर्टिकुलरली बजट का टॉपिक, वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, या यूं कह लीजिए कि बजट का क्या रोल है आपके एग्जामिनेशन में। 2 एग्जामिनेशन आपके होते हैं, प्री और मेंस। मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं। प्री एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, डेटा पर नहीं पूछे जाएंगे,
कि साहब इसको कितना, इस क्षेत्र को कितना एलोकेट किया गया और कितना किया गया। हाँ, हो सकता है कि एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस बार का जो राजकोषीय घाटा है वह जीडीपी का कितने प्रतिशत है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और इस डेटा के बारे में मैं भी चर्चा करूंगा। अदरवाइज आप पाएंगे कि बजट से सीधे सीधे आंकड़े बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर कोई पूछा भी जाएगा तो वो इनडायरेक्ट में पूछा जाएगा, और उसका अपने लेक्चर्स में मैंने ध्यान रखा है। फ्रेंड्स, जहां तक मेंस का सवाल है, कभी कभार ही मेंस में बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभार, और वह भी जो प्रश्न पूछा गया है वो बजट के करेक्टर को लेकर के पूछा गया, चरित्र को लेकर के पूछा गया है। यानी कि बजट की जो रीढ़ की हड्डी रही है, या उसका जो मूल उद्देश्य है, या उसका जो मूल स्वरूप है, वह किस तरीके का है। बेहतर होगा कि अगर मैं आपको 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पढ़कर सुनाऊं, उससे शायद मेरी बात और स्पष्ट हो जाए। सन 2017 के मेंस में बजट को लेकर के जो प्रश्न पूछा गया है उसे मैं हिंदी और अंग्रेजी में आपके सामने रख रहा हूं। 2017-18 के संघीय बजट, देखिए 2017-18 और 2017 में ये पूछ लिया गया है। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 2021-22 में भी कुछ इस तरह का पूछा जा सकता है। अभी 2021-22 के बजट की ही हम बात कर रहे हैं। 2017-18 के संघीय बजट के अभिष्ट उद्देश्य भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना है। देखिए 3 उद्देश्य उन्होंने ले लिए: भारत को रूपांतरित करना, ट्रांसफॉर्म करना, ऊर्जावान बनाना, एनर्जाइज करना, और स्वच्छ करना, क्लीन करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2017-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है, 15 अंक है इसके लिए, 15 मार्क्स। देखिए आपको 250 शब्द दिए हैं, 250 शब्द के उत्तर सबसे बड़े उत्तर होते हैं, क्योंकि 3 दे दिए ना इसमें। देखिए 3 है: भारत को रूपांतरित करना पहला, दूसरा ऊर्जावान बनाना, और तीसरा है स्वच्छ करना। और 250 शब्द हैं, तो एक के लिए आपको 80 शब्द तो चाहिए ही ना, तो 250 शब्द। वैसे आपको भले ज़्यादा लगे, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं ऑनलाइन के जो इंग्लिश मीडियम के हैं। वन ऑफ द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनियन बजट 2017-18 इज टू ट्रांसफॉर्म, energize and clean India. Analyze the measures proposed in the budget 2017-18 to achieve the objective. To achieve the objective. 250 words. अब आप देखिए कि इस प्रश्न में क्या महत्वपूर्ण बात कही गई है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि क्या क्या किए गए हैं, आप बताइए। वो कह रहे कि एनालाइज, जो किए गए हैं, एनालाइज द मेजर्स। किनको आपको एनालाइज करना? मेजर्स को, जो उपाय किए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, जो बजट में प्रपोज किए गए हैं, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको एनालाइज करना है। यहां भी आपको आंकड़ों का खेल नहीं खेलना है कि साहब इसमें इतना दिया गया, ये किया गया, इसके लिए इतने धन की व्यवस्था की गई, पिछले साल के बजट की तुलना में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई। उस आंकड़ों के जाल में आपको नहीं उलझना है। सीधी सी बात है कि अगर इंडिया को क्लीन करने के लिए सरकार ने ये प्रस्ताव किया है, तो क्या ये व्यावहारिक है, या इसमें और क्या क्या होनी चाहिए थी, क्या कमी रह गई है, या आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, तो बात खत्म हो गई। एक पॉइंट को आपने एनालाइज कर दिया, बात खत्म हो गई। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा में बजट पर जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उनमें एनालिसिस ज्यादा है, आंकड़ों का मकड़ जाल नहीं। तो आपको अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखना है कि बजट का संबंध आंकड़ों के मकड़ जाल से नहीं है, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उसमें आंकड़ों का ही मकड़ जाल होता है। तो यहां आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा। हाँ, एक बात और है कि प्री एग्जामिनेशन में बजट को लेकर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा, वो इनडायरेक्ट में होते हैं। तो उसमें जैसे शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि शब्दावलियों पर प्रश्न पूछा जा सकता है, उनके क्या प्रभाव होंगे उनको लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आंकड़े को आधार बना करके सीधे सीधे प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब मुझे संभव सा नहीं लगता है। और असंभव तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं
ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप अनावश्यक दबाव में न रहें, अनावश्यक रूप से आशंकित न रहें, है ना। अपनी गठरी को सोच समझ करके बांधें, ज़्यादा गठरी को बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी समझ से इतनी बात क्लियर करने के बाद अब मुझे बजट पर आना चाहिए। फ्रेंड्स, बजट क्या है, उसकी शब्दावलियाँ क्या हैं, इन पर अलग से लेक्चर प्रोवाइड किए जा चुके हैं और बाकायदे आपने वो लेक्चर्स सुने ही होंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे अनुरोध किया है कि प्लीज़ आप उन्हें सुनने के बाद ही मेरे इस लेक्चर को सुने और आपकी बातें समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ गई होंगी। तो आइए अब हम बजट को सीधे सीधे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बजट 2021-2022 from 1st April 2021 to लास्ट मार्च 2022 के लिए। इससे पहले कि हम इस बजट के चरित्र को जानने और समझने की कोशिश करें, आपके दिमाग में दो तथ्य बहुत स्पष्ट होने चाहिए। पहला यह है कि इससे ठीक पहले का जो बजट वर्ष रहा है, वित्तीय वर्ष जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, यानी कि 2020 और 21 का जो वित्तीय वर्ष रहा है, दो बातों से बहुत जबरदस्त रूप से प्रभावित रहा है। पहला, कोरोना। ये तो सबसे बड़ा है, कोरोना। पूरे वित्तीय वर्ष में आप देखिए कि कोरोना चलता रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ओपन अप होता चला गया, मतलब लॉकडाउन, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लॉकडाउन। और अगर लॉकडाउन हो गया है तो सीधी सी बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई है, खत्म हो गई है, बिल्कुल रुक गई है। लॉकडाउन का मतलब क्या है? हर जगह बंद। वस्तुओं का उत्पादन रुक चुका है, उत्पादन क्या, उपभोग रुक चुका है, वस्तुओं का आवागमन रुक चुका है, सब चीजें बंद हो चुकी हैं। और इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा सरकार के राजस्व पर। सरकार को टैक्स मिलना लगभग बंद सा हो गया, कम सा हो गया, खत्म सा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया हो, खत्म हो गया हो, कुछ एक्टिविटीज अलग तरीके से चल रही थी, लेकिन सरकार का जो राजस्व जो इकट्ठा होता है, यानी कि टैक्स से सरकार को जो धन मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई। लेकिन खर्चे में तो कोई कमी नहीं आई। ये सेकेंड पॉइंट, खर्चे में कोई कमी नहीं आई, बल्कि खर्च और अधिक बढ़ गया। कोरोना को मैनेज करने के लिए खर्च बढ़ गया, कमाई कम हो गई, खर्च बढ़ गया। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में जो अगले वित्तीय वर्ष का जो बजट होगा, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उस पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि 2020-21 का जो घाटा है, वो घाटा तो है क्योंकि आपके पास टैक्स कम आया है और खर्चा आपका बढ़ गया है, तो घाटा बढ़ा। तो जब आप अगले वर्ष का बजट बनाएंगे, यानी कि 2021-22 का बजट बनाएंगे, तो वो बजट आपका बहुत ज्यादा घाटे वाला बजट होगा, स्वाभाविक तौर पर होगा। इसलिए आप इसको बहुत अप्रत्याशित मान करके मत चलिएगा कि अरे बाप रे, इस बार का तो बजट इतना घाटे वाला बजट है। ये स्वाभाविक है, दुनिया के दूसरे देशों में भी लगभग यही हो रहा है। आप देख चुके हैं कि कोरोना के कारण जब पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी, तो कैसे हमारी जो पहली तिमाही थी उसमें जीडीपी -24-25% जा रही, माइनस। जो भारतीय अर्थव्यवस्था 5-6% की दर से बढ़ रही थी प्लस में, वो -24-25% जा रही। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी स्थिति सुधरती चली गई, खैर वो अलग बात है। तो जो बजट इतना ज्यादा घाटे का आया है, उसे आप एक उससे पूर्व के वर्ष की एक स्वाभाविक परिणति मान करके चले, जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे। तो अब आप देखिए कि जब हम फिर अगले वर्ष का, यानी कि 21-22 का जब बजट बनाएंगे, तो हमको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे शुरू होंगी इस वित्तीय वर्ष में, और कोरोना के कारण लोगों की आमदनी बिल्कुल रुक गई है। तो अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू भी कर देंगे, वस्तुओं का खूब सारा उत्पादन शुरू भी कर दीजिए, तो उसको खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा तो होना चाहिए। वो पैसा कहाँ है? लोगों की नौकरियां चली गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर बेरोजगार हो गए, तो कमाई तो हो ही नहीं रही है। तो सरकार ने, ठीक है, उसके लिए अलग से कोशिशें की कि लोगों के हाथ में धन पहुंचे, लेकिन अपने आप में वो सब कुछ नहीं होता है। यानी कि 2021-22 में जब आप अपने प्रस्तावित करेंगे, एक अनुमान लगाएंगे कि हमारी इतनी कमाई होगी, तो उसका भी अनुमान थोड़ा सा आपको सोच समझकर लगाना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते,
तो इसका भी इस बजट पर प्रभाव रहा। तो स्वाभाविक है कि जो बजट आया वो बहुत ज़्यादा घाटे का बजट आया, और जो बजट घाटे का जो आया वो जीडीपी का लगभग 6.8%। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यह जीडीपी का 6.8% है, न कि सरकार की कुल आय का, यानी कि यह देश की कुल उत्पादन का 6.8% है, राइट। और देखिए कि सरकार जब इसको कवर करने की बात करती है तो बाकायदे अनुमान लगा करके चल रही है कि हमें इतना ज़बरदस्त झटका लगा है कोरोना के कारण कि हमको लगता है कि हम अपने इस घाटे को, जिसे हम राजकोषीय घाटा कह रहे हैं, 2025-26 तक 4.5% तक लाएंगे। मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि इस घाटे को हम 4.5% तक शायद कर सकेंगे, और वह भी 2025-26 तक जाकर के, इतने साल बाद, तुरंत नहीं होने वाला है। जबकि आप देखिए जो इनके समिति है, उस जो हमारे 15वें फाइनेंस कमीशन के जो हेड रहे हैं, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, और इस समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को वर्ष 2023 तक अपने बजट घाटे को 2.5% तक ले आना चाहिए। क्योंकि जब 2.5% तक जब आपका घाटा रहता है ना, तब आप अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज कर सकते हैं, इस मायने में कि आप बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, आप सरकारी खर्चे के लिए बेहतर तरीके से उस धन पा सकेंगे, आप पूंजीगत व्यय ज़्यादा कर सकेंगे, सामाजिक कल्याण के लिए पैसे जुटा सकेंगे, खर्च भी कर सकेंगे अगर आप 2.5% तक रखेंगे तो। और सबसे बड़ी बात है कि आप मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण में रख सकेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ेगी। इसके लिए जो आदर्श उन्होंने घाटे का जो प्रतिशत दिया था वो 2.5%। लेकिन दोस्तों इस बार हम 6.8% को अनुमानित कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं कि 25-26 तक हम 4.5% तक ले आएंगे। तो आप सोच करके देखिए कि कितना बड़ा डैमेज है। लेकिन ठीक है, चलिए, है तो है। ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा था। अब इसमें देखिए आपको मैं एक दूसरा आंकड़ा बता रहा हूं, अगर आपके दिमाग में रहे तो ठीक है, नहीं रहे तब भी कोई ऐसी बात नहीं है। भारत सरकार ने प्रपोज किया है कि 21-22 के वित्तीय वर्ष में हम जो टोटल कमाई करेंगे वो लगभग 19.76 लाख करोड़ रुपए होगा। लाख करोड़ रुपए, ये शब्द याद रखें, लाख करोड़। आपको मालूम है कि 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 19.76 लाख करोड़ रुपए हम कमाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां हम से कमाएंगे। और 34.83 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम कहां कहां खर्च करेंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर कह लीजिए कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए हम कमाएंगे और लगभग 35 लाख करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। तो घाटा कितना आ रहा है? लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का। 20 कमाया, 35 खर्च किया, तो घाटा हुआ 15 लाख करोड़ रुपए। एग्जैक्ट मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, अनुमान के निकट 15.07 लाख करोड़ रुपए का ये राजकोषीय घाटा हुआ। और इसको जब जीडीपी के अनुपात में देखा गया तो हमारे जीडीपी का ये लगभग 6.8% हुआ। ये जो 6.76% है, ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा जो व्यय है, अब आप देखिए कि ये व्यय कहाँ कहाँ है। मैंने क्या बताया आपको, मोटे तौर पर 35 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। तो इस खर्च को आप 2 भागों में बांट दीजिए। इकोनॉमिक्स में जो लेक्चर्स दिया गया है उसमें इसको समझाया गया। एक है राजस्व व्यय, दूसरा है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय उसे कहते हैं जो आपको खर्च करना ही करना है, सैलरी पर देना है, मकानों के किराए देने हैं, ये राजस्व व्यय है ना। तो लगभग 29.29 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च हो जाएगा, जो आपको वापस नहीं आएगा। और पूंजीगत व्यय के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 5.54 लाख करोड़ रुपए, मोटे तौर पर 5.5 लाख करोड़ रुपए। याद रखिए कि जो पूंजीगत व्यय होता है उसको एक अच्छा व्यय माना जाता है। शब्दावलियों के तहत मैं बहुत विस्तार से समझा चुका हूं, यहां समझाने की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि इससे आपकी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है ना। उससे आपको कमाई हो सकती है आगे चल करके, इसका लाभ दूसरे क्षेत्रों में मिल सकता है। तो पूंजीगत व्यय एक अच्छा व्यय माना जाता है। तो इस तरीके से अगर आप 29.29 और इसके बाद 5.54 लाख करोड़ को ऐड कर देंगे तो जो टोटल खर्चा सरकार का है वो आ जाएगा 34.83 लाख करोड़ रुपए, जिसे मैंने मोटे तौर पर 35 लाख करोड़ रुपए कहा है।
ठीक है। तो ये है सरकार ने जो बजट प्रपोज किया है उसका सबसे मूलभूत ढांचा, कि सरकार कितना कमाएगी, वो फिर कितना खर्च करेगी, और जो खर्च करेगी दो भागों में बांट करके हमने देखा कि वो खर्च कहाँ कहाँ करेगी। अब आपकी जानकारी के लिए, ये मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास जो पैसा आएगा इतना, वो कहाँ कहाँ से आएगा और हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है जानना, लेकिन हो सकता है कि ये तथ्य आपके दिमाग में रहे तो एनालिसिस में ये सूचनाएं काम आ जाएं। तो देखिए, अब हम कमाएंगे कहाँ से। सरकार को जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है फ्रेंड्स, वो टैक्स से होती है। इतिहास आपने पढ़ा है, आप देखें कि उस समय में जो राजा महाराजा होते थे, जमींदार होते थे, या यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स भी आए, तो उनकी कमाई का मूल साधन क्या था? टैक्स। अब ये बात अलग है कि उस समय किसानों से ही सबसे ज़्यादा टैक्स उनको मिल पाता था। इसके बाद जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं उनसे उनको टैक्स मिल जाता था। टैक्स सरकार की कमाई का सबसे बड़ा भाग होता है। हमारे यहाँ भी यही है। अगर हम अपने पूरे टैक्स को 4-5 भागों में बांट दें तो आप देखिए कितना टैक्स कहाँ कहाँ से आता है। सरकार को जो सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है वो है जीएसटी से, गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस से। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वित्तीय वर्ष में जीएसटी से हमें टोटल जो 1 रुपया, आप मान लीजिए परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं, जो हमारी टोटल कमाई होनी है उसमें से 15% जीएसटी से मिलेगा। यानी कि जीएसटी से हमें सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। जो दूसरा स्थान है वो है इनकम टैक्स। जीएसटी से जहां 15% मिलता है, वहीं इनकम टैक्स से 14% उम्मीद की गई है। इनमें कमी बेसी हो सकती है, 14%। और मज़ेदार बात है कि फिर जो कारपोरेट टैक्स है उससे मिलता है 13%। तो बड़ा मज़ेदार आंकड़ा है, 15, 14, 13। जीएसटी से 15 मिल रहा है, इनकम टैक्स से 14 मिल रहा है और कारपोरेट टैक्स से 13 मिल रहा है। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये 3 सेक्टर सरकार को 42% का रेवेन्यू दे देते हैं, 42%। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इनमें टैक्स में बदलाव करने की बात आती है तो सरकार कितना सतर्क रहती है। लेकिन 2 तरह के टैक्स और भी हैं, आप उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसे हम कहते हैं, उससे 8% मिलेगा। और जो सीमा शुल्क जिसे आप कस्टम कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, उससे 3% मिलेगा। तो 8, 3, 11 इनसे मिल गया। 8% केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, 3% कस्टम से, 11% ये हो गया। और 42 आपने उन तीनों से देखा था, तो 42 में अगर आप 11 को जोड़ दीजिए तो आप देखिए कि 53%, यानी कि लगभग 50%, आधी जो आमदनी सरकार को हो रही है वो केवल इन टैक्सेस से हो रही है। लेकिन सरकार को तो 100 चाहिए, क्योंकि उसको तो इतना पैसा जुटाना है ना, जो उसने खर्च करने का रखा है 35 लाख करोड़ रुपए। तो इतने रुपए कहाँ से जुटाएगी? तो यहाँ से उसने व्यवस्था कर ली कि हमारे यहाँ से पैसा आ जाएगा। फिर उसने दूसरे उपाय बताए हैं कि 6% जो है ना उसे गैर कर आय से हो जाएगी, कि सरकार और भी दूसरी एक्टिविटीज़ करती है उनसे मिल जाएगा। 5% पूंजीगत प्राप्तियों से हो जाएगा, जैसे सरकार की फैक्ट्रीज वगैरह चलती रहती, पब्लिक सेक्टर यूनिट की, है ना, वहाँ से कुछ कमाई हो जाएगी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अब वो ये डेटा है कि सरकार को 35 लाख रुपए तो उसको खर्च करने हैं, कमा पाएगी नहीं, वो लगभग 20 लाख ही कमा पाएगी, 15.25 लाख। तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसके लिए वो उधार लेगी, कर्ज लेगी, और ये है टोटल का 36%, जो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, जब आप कर्ज लेते हैं तो अब ये कर्ज आपको पटाना भी है, मूलधन देना है, उसका ब्याज भी देना है। तो ये सरकार के ऊपर बड़ा बोझ होता है, आपके ऊपर भी बोझ होता है। आप किसी से कर्ज लेते हैं तो बोझ नहीं लगता है आपको। ईएमआई देते हैं तो उसमें पता लगा मूलधन कम जाता है, ब्याज ज़्यादा चला जाता है, तो बोझ होता है, भविष्य को प्रभावित करता है। लेकिन इस बार की विचित्र सी स्थिति है, तो सरकार को 36% उधारी लेनी पड़ेगी। मेरी समझ से क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से मिलेगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा इसमें है कि सरकार 36% की जो भरपाई है वो कर्ज लेकर के करेगी। अब वो कहीं कहीं से कर्ज लेगी, है ना, पब्लिक को से बॉन्ड बेच करके लेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेगी, या और क्या क्या करेगी, या विदेशों से लेगी, इंटरनेशनल एजेंसी से लेगी, जिनसे भी लेना हो ले। इसी में तहत आपने ये भी देखा कि सरकार अपने जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको बेचेगी, उनको डिसइन्वेस्ट करेगी, वहाँ से पैसा लेगी, लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार इसी तरह से जुड़ाएगी। खैर चल, जो भी है,
अब आप देखिए फ्रेंड्स कि अब हम देखते हैं कि सरकार खर्चा कहाँ कहाँ करेगी। बहुत मोटे तौर पर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। आप कर्ज ले रहे हैं, पहले भी आपने कर्जा लिया होगा, तो सबसे बड़ा हिस्सा तो आपके इंटरेस्ट में चला जाएगा, ब्याज के भुगतान में। सरकार जितना सोचिए कि आप पूरा खर्च कर रही, कमा रही है की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार जो पूरा खर्च कर रही है 35 लाख करोड़ रुपए, उसमें से 20%, सोच करके देखिए 20%, यानी कि 7 लाख करोड़ रुपए उसे सिर्फ ब्याज ब्याज देना है। जो उसने इससे पहले कर्ज लिया हुआ था और अभी जो कर्ज लेगी उसका ब्याज भरना पड़ेगा 7 लाख करोड़ रुपए। 21-22 के ब्याज के हिसाब से, प्रतिशत में 20%। कल्पना करके देखिए कि ये कितना बड़ा खर्च है। तो 20% यहाँ चला जाएगा, बेमतलब के चला जाएगा आप कह लीजिए। हालांकि बेमतलब के नहीं होता, देखिए जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं तो उनको तो अगर कर्ज धन नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे डेवलप करेंगे, है ना, वो एक अलग विषय है, उस पर हम यहाँ नहीं जाते। इसके बाद देखिए जीएसटी में आप जानते हैं कि जीएसटी केंद्र सरकार इकट्ठा करती है और उसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है। तो उसमें से 16% जो भी सरकार का होगा वो 16% टोटल कमाई का वो राज्यों को दे देगी। इसके बाद केंद्र सरकार की सब्सिडी देती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, सब्सिडी, कि केंद्र सरकार अपने टोटल खर्च का 9% सब्सिडी में देगी। आपको मालूम है कि बहुत सी चीज़ों में सब्सिडी होती है, अनाज पर सब्सिडी होती है, किसानों के लिए यूरिया पर सब्सिडी होती है, और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। तो 9%, ये डेटा आप याद रखिए, आपके बड़े काम का है। 9% सब्सिडी देती है, सोच करके देखिए, बड़ी रकम है। इसके बाद सरकार दुनिया भर की योजनाएं चलाती रहती हैं। तो जो जो टोटल खर्चा उसका होगा उसमें 9% केंद्र की योजनाएं होती हैं। केंद्र प्रायोजित कहना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब आप जानते हैं कि केंद्र कहते हैं कि भाई आप योजना चलाइए। जैसे स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी के लिए मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि भाई ठीक है, इतने % हम दे देते हैं, इतने % राज्य सरकार दे दे और ये योजना चलाइए। तो राज्य सरकारें चलाती रहती हैं, तो जिसको हम कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। तो 9% उसमें खर्च हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनका पूरा धन केंद्र सरकार देती है। तो ऐसी योजनाओं में 13% चला जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों को जोड़ दीजिए तो योजनाओं पर कुल 22% खर्च होगा। दोस्तों इसके बाद वो पैसा कहाँ कहाँ जाएगा उसके लिए और सारे आंकड़े हैं, वो मैं जानबूझ करके आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन शायद आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो कि जो हमारा बहुत बड़ा खर्चा है वो डिफेंस में भी होता है, दुनिया के सभी देशों में होता है, लेकिन दुनिया की तुलना में हम डिफेंस पर कम ही खर्च करते हैं। बहुत से ऐसे देश हमसे कई गुना ज़्यादा खर्च करते हैं। तो वो है 8%। हम अपने टोटल खर्च का 8% रक्षा पर खर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि कितना धन कहाँ कहाँ से आएगा और कितना धन हम किन किन क्षेत्रों में खर्च करेंगे। ये सारे डेटा मैंने आपको इस आधार पर बताने की कोशिश की है ताकि आपकी बजट पर कोई भी प्रश्न पूछे जाने पर एक एनालिटिकल दृष्टि विकसित हो सके। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्टर की, और खासकर उन सेक्टर्स के बारे में जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अहमियत रखते हैं। राइट दोस्तों, आप लोगों ने बजट पर न्यूज़ सुनते हुए, बजट पर जो डिस्कशंस हुए हैं उन्हें अगर आपने सुना हो या अखबारों में पढ़ा हो, या आपने महसूस किया होगा कि जैसे हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, उन्होंने आर्टिकल्स लिखा बजट को लेकर के, प्रधानमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट दिए बजट को लेकर के, तो शायद आपने ध्यान दिया होगा कि इन सभी के वक्तव्यों में आत्मनिर्भर भारत शब्द प्रमुखता के साथ था। यानी कि इस बार का जो बजट पेश किया गया है इसमें आत्मनिर्भर भारत पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। अब देखिए, अखबार इसके ऊपर लिख रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और जो हमारे दूसरे जो महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री हैं वो इसी शब्द पर जोर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपको समझ लेना चाहिए कि इस बार का जो बजट है उसके मुख्य चरित्र में आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख स्थान है। तो दोस्तों, हम पहले बात करेंगे कि इस बजट में ऐसे किस तरह के कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ले जाएंगे। पहली बात कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आत्मनिर्भर भारत का संक्षिप्त अर्थ यही है कि हम अपने यहाँ जो आयात करते हैं उसे कम करेंगे,
हम अपने यहाँ के निर्यात को बढ़ाएंगे और हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ा करके उन्हें वैश्विक स्तर तक पहुँचाएंगे। देखिए, जब हम निर्यात बढ़ाने की बात करते हैं और अपने उत्पाद को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की बात करते हैं तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पहली बात तो यह है कि उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि उसके रेट भी रिजनेबल होने चाहिए, यानी कि कॉम्पिटिटिव होने चाहिए वैश्विक स्तर पर। अब ये नहीं हो सकता कि हमारी कोई चीज़ महंगी होगी तो भी विश्व बाजार में बिक जाएगी, बावजूद इसके कि दूसरे देशों की वही चीज़ें उन ग्राहकों को सस्ते में मिल रही हैं, तो कस्टमर उनको खरीदेगा। तो गुणवत्ता भी चाहिए और साथ ही साथ रिजनेबिलिटी, यानी कि प्राइस में भी वो बहुत सही सही हो। ठीक है, इस पृष्ठभूमि में आइए अब हम देखते हैं कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने से, कि क्या ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि आयात घटे और निर्यात बढ़े। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयात घटाने के लिए क्या सबसे बड़ा उपाय हो सकता है, तो मेरी समझ से अगर आपको जरा भी अर्थशास्त्र की समझ है तो आप फट से जवाब दे देंगे कि जो वस्तुएं आयात की जा रही हैं उन पर जो टैक्स होता है, जिसे हम आयात शुल्क कहते हैं, वो बढ़ा दिया जाए। और जब आप आयात शुल्क बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है कि वह वस्तु जब हमारे देश की सीमा में प्रवेश करेगी तब, और जब उस पर आयात शुल्क लगा दिया जाएगा तो वस्तु हमारे यहाँ महंगी हो जाएगी। अंग्रेजों ने पूरे के पूरे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो भारत सर पर शासन किया है, आप देखिए कि वो यही करते थे कि जो इंग्लैंड से सामान आता था उसका तो आयात शुल्क वो कम रखते थे, क्योंकि उन्हें अपना सामान भारत में बेचना होता था, और भारत से जो सामान जाता था उस पर दुनिया भर के टैक्स लगा देते थे, तो इंग्लैंड में जाकर के महंगा हो जाता था। तो ये टेक्निक अपनाई जाती है और सच पूछे तो इसी के विरुद्ध उदारीकरण की शुरुआत हुई है। तो भारत ने क्या किया? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों कि ऐसी वस्तुओं के सीमा शुल्क में वृद्धि कर दी गई जो बाहर से आने पर सस्ती पड़ती है, और इसके कारण हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर हो रही है चीज़ें वो महंगी हो जाती हैं। उनकी सीमा शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई। उदाहरण के तौर पर आप कुछ वस्तुओं के नाम ले सकते हैं, जैसे कच्चा जो सिल्क है, कच्चा सिल्क, उसको 10% से बढ़ा करके 15% कर दिया गया। केमिकल्स हैं, उनको भी 2.5% से बढ़ा करके 5% और 7.5% कर दिया गया। जो लेदर का सामान है उनको, उन पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। जेम्स पर, ज्वेलरी पर, ऑटो पार्ट्स पर, मेटल प्रोडक्ट पर, इन सब पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। इन पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। सीधा सा अर्थ है इसका कि जब आपने सीमा शुल्क बढ़ा दिया, जैसे लेदर पर सीमा शुल्क आप बढ़ा देते तो हमारे यहाँ के जो लेदर प्रोडक्ट होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। हमारे देश के लोग अपने ही देश के लेदर के बने हुए सामान खरीदेंगे क्योंकि उनको सस्ता पड़ेगा। जेम्स के साथ यही होगा, ज्वेलरी के साथ यही होगा। कच्चा सिल्क पे आपने बढ़ा दिया है तो हमारे यहाँ का सिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात हुई। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कुछ वस्तुओं के आयात को महंगा कर दिया गया। कैसे किया गया? सीमा शुल्क बढ़ाकर। लेकिन दोस्तों ये सबके साथ नहीं हुआ है। कुछ वस्तुओं के आयात में सीमा शुल्क कम भी किया गया है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि हम वस्तुएं बनाते हैं तो ठीक है, उसके लिए हमको कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो अब वो रॉ मटेरियल या तो हमारे अपने ही देश में अवेलेबल है या फिर हम विदेशों से कच्चा माल मंगाते हैं और फिर हम उसे, आप कह लीजिए कि फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तैयार माल तैयार करते हैं, आप यूँ कह लीजिए उपयोग में आए जाने वाली वस्तु तैयार करते हैं। जैसे अब आप देखिए कि जब कोरोना देश में हुआ था तो हमारा जो दवाई उद्योग था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, क्योंकि दवाई के लिए जो कच्चा माल आता है वो ज़्यादातर माल चाइना से आ रहा था। तो अब अगर आपको अपने यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भर भारत तो तभी होगा ना कि आपके यहाँ अपने उद्योग विकसित हों, उत्पादन बढ़े। तो सीधी सी बात है कि विदेशों से जो कच्चा माल आ रहा है उन्हें आप सस्ता कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि विदेश से कोई सामान 100 रुपये में आ रहा है
तो आप उस पर टैक्स घटा करके आप 90 रुपये का उसे कर दीजिए, तो 10 रुपये हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको 10 रुपये का सस्ता पड़ने लगेगा। तो अगर कच्चे माल की कीमत गिर जाएगी तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा तो उसकी भी कीमत घट जाएगी। तो दोनों बातें की गई। इसमें आप एक दो कोट कर सकते हैं ज़रूरत पड़े तो, जैसे नायलॉन चिप्स, नायलॉन फाइबर, यार्न, अलॉय स्टील, इन पर आयात शुल्क घटाया गया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया दोनों कि आयात शुल्क कम भी किया गया है और आयात शुल्क बढ़ाया भी गया है। ये क्लियर हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो है कि एक स्कीम है हमारे यहाँ जिसको पीएलआई कहते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए बहुत सरल है, परेशान मत हो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि सरकार कुछ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वो बाकायदे कुछ ऐसे काम करती है कि आप प्रोडक्शन कीजिए तो ठीक है, आपकी चलिए मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपये में पड़ी है, तो अब ये 100 रुपये में अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है तो आप इसे विदेश में नहीं बेच सकते क्योंकि उसके जाने का खर्चा पड़ेगा, फिर वहाँ टैक्स लगेगा, तो वो वस्तु नहीं बिकेगी। तो सरकार कहेगी कि ठीक है, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपये है ना, तो एक वस्तु की कीमत 100 रुपये है, तो इस पर हम 10 रुपये आपको इंसेंटिव दे देंगे, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, तो 90 रुपये की पड़ गई। तब वह वस्तु विश्व बाजार में विक्रय के लायक हो जाएगी। बहुत सिंपल सा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि आप जितना उत्पादन करेंगे उसी के अनुपात में आपको प्रोत्साहन इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना को भी बढ़ा दिया है और इसके दायरे में विस्तार कर दिया गया है। अब बहुत से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बाकायदे इसके अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, लगभग 13 सेक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के जो 13 क्षेत्र हैं उनके लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए, मोटे तौर पर कह लीजिए 2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत दिए जाएंगे। राइट, ये सेकेंड पॉइंट। यहां मैं एक थर्ड पॉइंट कह रहा हूं आपसे, लेकिन इसे आप चाहे तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने सीमा शुल्क, आयात शुल्क के बारे में बात की है, आप वहां भी ऐड कर सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ आप जानते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग हैं और भारत का सबसे बड़ा जो रोजगार प्रोवाइड करने वाला जो सेक्टर है वो यही है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है दोस्तों। इस सेक्टर में जान आए और ये बहुत आगे बढ़े, इसको ध्यान में भी रख करके सरकार ने कुछ वस्तुएं जो बनी बनाई आती थी बाहर से और सस्ती पड़ती थी, तो इसका दुष्प्रभाव हमारे इन लघु उद्योगों पर पड़ता था, क्योंकि विदेशों से अगर सामान आ जा रहा है तो आप देखिए कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे लघु उद्योग बने, जैसे स्क्रू बनाना है, स्टील के स्क्रू, या जो प्लास्टिक का सामान है, खिलौने और दुनिया भर के मग बन रहे हैं, बाल्टियां बन रही हैं, प्लास्टिक के दुनिया भर के सामान बन रहे हैं, तो ये सब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में बनाए जाते हैं। तो सरकार ने किया ये कि 2 मैं नाम ले रहा हूं यहां केवल आपको, स्टील का स्क्रू और प्लास्टिक सामान, इस पर जो सीमा शुल्क था वह था 10% और उसे अब बढ़ा करके सरकार ने कर दिया 15%, 10% से बढ़ाकर 15%। तो देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि विदेश से कोई सामान जो स्टील का स्क्रू है या प्लास्टिक का सामान है 100 रुपये का आता था, तो भारत में आकर के उस पर 10% टैक्स लग जाता था, तो वो 110 रुपये का पड़ता था। तो इस तरीके से वो थोड़ा सस्ता था। अब सरकार ने कहा कि नहीं, इस पर 15% टैक्स लगेगा, तो अब वही वस्तु भारत में आने के बाद 100 रुपये प्लस 15% टैक्स, तो 115 रुपये की हो जाएगी। तो विदेश से आने वाली वस्तु चूंकि थोड़ी महंगी हो जाएगी, तो हमारे जो अपने उद्योग हैं इससे जुड़े हुए, तो डेफिनेटली उनको राहत मिलेगी और उनकी अपनी वस्तुएं यानी कि हमारी अपनी वस्तुएं बाजार में बिक सकेंगी। इसे आप चाहें तो आत्मनिर्भर भारत के तहत थर्ड पॉइंट में ले सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसे फर्स्ट पॉइंट में भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे आयात और निर्यात पर पड़ेगा। और आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध और सबसे महत्वपूर्ण संबंध आयात और निर्यात से ही है। दोस्तों,
जो नेक्स्ट है, आप जानते हैं कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो वस्त्र उद्योग है, बहुत व्यापक है। सबसे ज़्यादा नौकरियां इसमें दी जाती हैं, रोजगार ओरिएंटेड है। और वैसे खासकर 3 क्षेत्र हैं। आप जानते हैं कि एक आपका जो ऑटो सेक्टर है, जहाँ गाड़ियां बनती हैं, दूसरा टेक्सटाइल सेक्टर है और तीसरा रियल एस्टेट। इन तीनों सेक्टर में 17 करोड़ रोजगार होते हैं, 17 करोड़। तो सरकार ने इस बार जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको प्रोत्साहित करने के लिए घोषणा की है कि बकायदे इसके क्लस्टर बनाए जाएंगे, इसके समूह बनाए जाएंगे और वहाँ प्लग एंड प्ले की सुविधा होगी। यानी कि जाइए और अपना उत्पादन शुरू कर दीजिए, चक्कर नहीं है। और इसके लिए बकायदे एक ऐसा कोष बनाया जाएगा, आप उसे कह सकते हैं कि लैंड बैंक, जमीन का बैंक, कोष। क्योंकि ज़मीन लेने में, एक्वायर करने में बहुत दिक्कत आती है ना, कानूनी दांव पेच होते हैं, फिर प्रदर्शन, हड़ताल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहले से ही लैंड बैंक होगा। आप उद्योग शुरू करना चाहते हैं, टेक्सटाइल उद्योग, जाइए वहाँ से लैंड लीजिए, प्लग एंड प्ले। जैसे प्लग होता है ना कि आपको मतलब एसी चलाना है अपना, तो उसका प्लग लगा दीजिए, बटन ऑन कर दीजिए, एसी चलने लगेगा। मतलब उसमें कोई आपको हैसल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आप अपना उत्पादन शुरू कर सकते हैं। तो सरकार ने इसकी घोषणा की है और साथ ही साथ बकायदे 7 टेक्सटाइल पार्क भी बनाने की घोषणा की है पूरे देश में। 7 टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क्स कहने का मतलब यही है कि सीधी सी बात है कि आप उस जगह पर जो टेक्सटाइल उद्योगों के लिए जितनी भी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, सारी की सारी वस्तुएं आपको वहीं अवेलेबल हो जाएंगी। और भी उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए जो भी किया जाना होगा वो एक ही स्थान पर अवेलेबल हो सकेंगे। तो इस तरह के 7 पार्क्स भी बनाए जाएंगे। आप कह लीजिए मेगा पार्क, ज़्यादा अच्छा शब्द होगा कि आप कीजिए कि मेगा पार्क्स बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं जो हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उनको प्रोत्साहित करेंगे, आयात को कम करेंगे। और अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहित होगी तो सीधी सी बात है कि निर्यात हमारे यहाँ बढ़ सकेगा और कुल मिलाकर के इससे आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही जा रही है वह सफल हो सकेगी। इसी के तहत 1-2 बातें और हैं जो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ खर्च करती है, जैसे इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात कही गई है, रेलवे के लिए भी, एयरपोर्ट के लिए भी, बंदरगाहों के लिए भी, सड़कों के लिए भी, ऊर्जा के लिए भी काफ़ी धन आवंटित किया गया है। तो ये जो आधारभूत संरचना बनेगी अंततः अर्थव्यवस्था को मजबूत ही करेगी। भले इसका लाभ हमें तुरंत न मिले, लेकिन आगे चल करके इसका लाभ हमें मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो यह आपके ऊपर है, मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप एक लाइन मेंशन कर सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सरकार ने बहुत बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रखी है और इससे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत अधिक सहारा मिलेगा। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इतने तथ्य ही आपके लिए पर्याप्त होंगे। अब समीक्षा के रूप में आप कह सकते हैं कि जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत ही सकारात्मक हैं। डेफिनेटली इससे जो हमारे जो उद्योग हैं उन्हें मदद मिलेगी। इंसेंटिव योजना के तहत देखिए कि सरकार से सीधे सीधे उन्हें सहायता मिलेगी। अगर कोई मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है तो उन्हें दूसरे तरह की ज़मीन की सुविधाएं दी गई हैं, पार्क की सुविधाएं दी गई हैं। डेफिनेटली इससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वह भी भारत में आकर्षित होगा। और कुल मिलाकर के ये है कि यह एक बहुत ही व्यावहारिक कदम सिद्ध हो सकता है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बजट में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर आप इतनी बातें जान लेते हैं और ये बातें आप एग्ज़ाम में लिख आते हैं तो अपने आप में सफिशिएंट होगा। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्टर है हेल्थ का, स्वास्थ्य का। और आप जानते हैं कि कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य के बारे में न केवल भारत को ही चिंतित और सचेत किया है बल्कि पूरी दुनिया में एक ज़बरदस्त किस्म की हलचल पैदा कर दी है। स्वाभाविक था कि इस बार के बजट में हेल्थ सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाए और आपको जानकर शायद ये अच्छा लगेगा कि हेल्थ सेक्टर प्लस वेल बीइंग कहने का मतलब है स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ, कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण को ध्यान में रखते हुए जो पूरे बजट का प्रावधान किया गया है उसकी राशि है लगभग मोटे तौर पर
2,24,000 करोड़, मोटे मोटे तौर पर। अगर आप एग्जैक्ट डेटा जानना चाहते हैं तो वो है 2,23,846 करोड़ रुपए। और ये पिछले बजट की तुलना में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है 137% ज़्यादा है। 137% पिछले साल के बजट की तुलना में। इसका मतलब है कि इस बजट में जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के संकल्पना को सही सिद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं, ठीक इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। अपने इकोनॉमिक सर्वे में ये सुना है कि उसने रिकमेंड किया था हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत कि जो हमारा जीडीपी है उसका लगभग 2.5-3% हमें चाहिए कि हम हेल्थ सेक्टर पर खर्च करें। हम बहुत कम अभी हेल्थ सेक्टर पर खर्च कर रहे हैं, लगभग 1.29% है। तो अब नए बजट के अनुसार जो खर्च है हेल्थ सेक्टर पर वो हमारा जीडीपी का बढ़कर 1.8% हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि बजट में जो हेल्थ सेक्टर के लिए प्रोविज़न किया गया है उसका संबंध ये केवल इस बात से नहीं कि अस्पताल खोले जाएं और डॉक्टर्स और नर्स की सुविधाएं बढ़ा दी जाएं, दवाइयां ज़्यादा प्रोवाइड की जाएं, नहीं। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, वेल बीइंग, यानी कि बेहतर होगा कि लोग बीमार ही न पड़ें। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। तो जो अलग अलग सेक्टर होते हैं खासकर स्वास्थ्य को लेकर, जैसे स्वास्थ्य संबंधी ढांचे में इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह बढ़ाए जाएं, बीमारियों की रोकथाम के लिए और अच्छी सेहत के लिए कुछ उपाय किए जाएं, इन सब की भी बाकायदे व्यवस्थाएं की गई है। अब इसके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, यदि आप संक्षिप्त में थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें यह है कि हमारे जो 602 जिले हैं और जो 12 केंद्रीय संस्थान हैं वहाँ गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए अस्पताल में ब्लॉक होंगे, अस्पताल होंगे जो गंभीर बीमारियों का इलाज करेंगे 602 जिलों में और 12 केंद्रीय संस्थानों में। इसी प्रकार से 20 जो हमारे महानगर हैं उसमें स्वास्थ्य निगरानी जो इकाइयां हैं उन्हें और अच्छा बनाया जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 602 जिले, यानी कि प्रत्येक जिले में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जहां गंभीर बीमारियों की देखभाल की जा सके। दूसरा मुझे जो एक इम्पॉर्टेंट बात लगती है खासकर जो सीधे सीधे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है कि हमारे जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल। इसमें सभी राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं वो जुड़ जाएंगी। तो इससे लोग अपने अपने विचारों का और सूचनाओं का बहुत अच्छे तरीके से आदान प्रदान कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में भी आपने पढ़ा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य पर सरकार का कम निवेश होने के कारण जो लोग हैं उनके पॉकेट का 65% स्वास्थ्य पर खर्च हो जाता है। और अगर सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे तो गिर करके लगभग 30-35% के आसपास रह जाएगा। और इससे जो देश की आर्थिक वृद्धि है उसको तेज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के बारे में आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कदम है। और इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा पक्ष है, हालांकि मैं इसे यहाँ नाम दे रहा हूँ हरित आर्थिक तंत्र, यानी कि पर्यावरण के लिए क्या क्या किया गया है, लेकिन इस पर्यावरण वाले तत्वों को भी आप बाकायदे आर्थिक पक्ष से जोड़ कर देख ले सकते हैं। क्योंकि देखिए पर्यावरण का सीधा सीधा संबंध हमारे हेल्थ से होता है। तो दोस्तों, तीसरा सेक्टर है पर्यावरण, जिसे आप हरित आर्थिक तंत्र भी कह सकते हैं। इसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भारत धीरे धीरे वर्ल्ड लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। पेरिस जलवायु सम्मेलन के बारे में हमारी प्रतिबद्धताओं को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और पूरी दुनिया इसे सराह भी रही है। और अमेरिका में नए राष्ट्रपति के आने के बाद, चूंकि अब अमेरिका भी पेरिस जलवायु सम्मेलन के तथ्यों को स्वीकार कर रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो पर्यावरण संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता जा रहा है। तो भारत ने देखिए कि बजट में इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं।
पहला है वायु प्रदूषण। अब देखिए, वायु प्रदूषण का सीधा संबंध हमारे हेल्थ से है। तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस बजट में हमारे ऐसे 42 शहर चुने गए हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। और देखिए, जहाँ जनसंख्या अधिक है वहीं वायु प्रदूषण ज़्यादा है वाहनों के कारण। तो ऐसे 42 शहरों के लिए 2217 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 2217 करोड़। आप मतलब अगर आप राशि का आवंटन भूल भी जाएंगे तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में अखबारों में काफ़ी छपा भी, और वो ये है कि जो पुराने वाहन हैं उनके लिए स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है। और इसके तहत जो प्राइवेट वाहन हैं जो आपके पास, हम सब के पास हुआ करती हैं और जिनका हम घरेलू उपयोग करते हैं, वे वाहन 20 साल के बाद ख़त्म कर दिए जाएंगे, स्क्रैप कर दिए जाएंगे। और जो कमर्शियल जो व्हीकल हैं, यानी जैसे ऑटो रिक्शा है या ट्रक हैं या बसेज हैं, चूँकि ये खूब चलते हैं, तो 15 साल में इन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो 15 साल और 20 साल की पॉलिसी सरकार लेकर के आई है। देखिए, इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि अगर आप पुराने वाहनों को ख़त्म कर देंगे तो पुराने वाहनों से प्रदूषण बहुत ज़्यादा निकलता है। एक तो पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा लगता है, पेट्रोलियम डीजल पेट्रोल बहुत खाते हैं और उसमें से धुआं बहुत निकलता है, तो उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इन्हें ख़त्म कर देंगे और इसके बाद जब नए वाहन खरीदेंगे तो प्रदूषण का जो स्तर है, वायु प्रदूषण का स्तर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम तो होगा ही। ये भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, कह लीजिए आपके नगरीय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है दोस्तों, बाकायदे बजट में घोषणा की गई है कि बृहद हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया जाएगा। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके बारे में आप अलग से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। मतलब हाइड्रोजन से एनर्जी बनाना, इसे हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो केवल पानी होता है। हमारे यहाँ जो रॉकेट वगैरह चलते हैं बाकायदे हाइड्रोजन एनर्जी से ही चल रहे हैं और दुनिया में इस पर खूब प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इस मिशन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइड्रोजन एनर्जी उत्पादन करें तो उससे भी प्रदूषण कम हो जाएगा। तो ये तीसरा बिंदु है, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का जो फैसला हुआ है। और साथ ही साथ बजट में एक बात यह भी देखने में आई है कि कोयला खनन के लिए जो आवंटन होता था धनराशि, उसे 30% कम कर दिया गया है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार बहुत स्पष्ट रूप से अब ये कदम उठा रही है कि हम जो कोयले से एनर्जी का उत्पादन करते हैं उसे धीरे धीरे कम करते चले जाएं। मतलब कोयले का खनन कम होगा, इसीलिए उसके लिए बजट कम कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ आप लास्ट में एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ जो ब्रॉड गेज रेल पटरियाँ हैं, ब्रॉड गेज जो रेल पटरियाँ हैं, तो ये किया गया है कि उनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा, विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। यानी कि रेल फिर विद्युत से चलने लगेंगे। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कि रेल अभी भी कोयले से चल रही है, तो कोयला उन ट्रेन में धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, तो वहाँ प्रदूषण कम हो जाएगा। और जो छोटे शहर हैं उनके लिए मेट्रो लाइट लेकर के आ जाएंगे और मेट्रो की नई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। आप अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे मेट्रो सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं। तो इससे जो नगरीय प्रदूषण है वो नगरीय प्रदूषण काफ़ी सीमा तक कम होगा, तो इसका भी स्वास्थ्य पर सीधे सीधे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आप जो पर्यावरण वाला क्षेत्र है उसे स्वास्थ्य से जोड़कर कहीं न कहीं देख सकते हैं। फिर दोस्तों, इसके अतिरिक्त अब मैं कुछ थोड़े से दूसरे तथ्यों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, केवल जानकारी देने की दृष्टि से, ताकि अगर कहीं इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो यदि आपको ये तथ्य याद आ जाए तो आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए कि और क्या क्या बातें कही गई है बजट में जो इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। दोस्तों, एक राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। सरकार ने ये कहा है कि अभी तक हम अपने रिसर्च पर बहुत कम खर्च करते हैं, जीडीपी का लगभग 0.7% के आसपास खर्च करते हैं। तो सरकार का उद्देश्य है कि इसे हम बढ़ा करके 2% के आसपास ले जाएं, क्योंकि इनोवेशन से ही हमारी आर्थिक विकास की रफ्तार तेज हो सकती है और इसके बिना आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी हम पूरा नहीं कर सकेंगे। आज की जो इंडस्ट्री है, जो जीवन के जो दूसरे क्षेत्र हैं, वो सीधे सीधे इनोवेशन से जुड़े हुए हैं। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
की स्थापना की जाएगी और सरकार ने इसी के तहत अगर आप इसको एजुकेशन में लेकर के चले तो आप कह सकते हैं कि लगभग 15,500 आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। इसे आप एक तरह से हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे जोड़ करके देख सकते हैं कि 15,500 आदर्श विद्यालय, एक अच्छे लेवल के स्कूल खोले जाएंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बाधा आती है धन को लेकर के कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, यानी क्योंकि इसे बहुत लंबा समय लेता है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर। तो इसके लिए बाकायदे धन की व्यवस्था करने के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई है, की जाएगी आप कह सकते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी रखी गई है। यानी ये भी आपके दिमाग में थोड़ी सी बात रहनी चाहिए। दोस्तों, गरीबी उन्मूलन के तहत आप कह सकते हैं कि जो हमारा पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान था उन दोनों को आपस में मिला दिया गया है और उसे नाम दे दिया गया है मिशन पोषण 2। ये लॉन्च किया जाएगा, यानी कि 2 प्रोग्राम अभी तक चलते थे, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान। इन दोनों को मर्ज करके अब मिशन पोषण 2 लॉन्च किया गया है। तो इसका भी हेल्थ से कहीं ना कहीं सीधा संबंध है, क्योंकि जब पोषण अच्छा मिलने लगेगा हमारे बच्चों को, महिलाओं को, गरीब वर्ग के लोगों को, तो स्वास्थ्य बेहतर होगा। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है गवर्नमेंट का, मुझे लगता है कि इस पर भी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए, वो ये कि सरकार ने नीतिगत तहत पर ये घोषणा कर दी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सेक्टर है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट हम कहते हैं, उनको प्राइवेटाइज करेंगे। और सरकार ने घोषणा की है कि अपने क्षेत्र के जो बहुत से उनके उद्यम हैं उनको प्राइवेटाइज करेगी, डिसइन्वेस्ट करेगी, कुछ उद्योगों को पूरी तरह से बेच देगी। इससे लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए वह जुटाने के बारे में सोच रही है, ताकि उसका राजकोषीय घाटा कम हो सके। दोस्तों, आपको जानकर के शायद थोड़ा सा आश्चर्य हो कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम सेक्टर है और जो कोयला का क्षेत्र है और जो ऊर्जा का क्षेत्र है, जो सरकार टोटल प्राइवेट सेक्टर से जो प्रॉफिट कमाती है उसका लगभग 70% या कह लीजिए 2/3 केवल इन 3 क्षेत्रों से आता है, पेट्रोलियम, कोल और पावर। और हमारे यहाँ 150 ऐसी कंपनियां हैं जिनका सालाना जो नुकसान है वो लगभग 45,000 करोड़ रुपए का है। सालाना नुकसान 45,000 करोड़ रुपए। तो ये 45,000 करोड़ रुपए की भरपाई कैसे होती है? टैक्स, जो आप टैक्स देते हैं सरकार, उससे उनकी भरपाई करती है। तो अब एक बहुत ज़बरदस्त रूप से ये मांग की जाने लगी है कि सरकार अब अपने उद्योगों से मुक्ति पाए। हाँ, जो बहुत उसके प्रॉफिटेबल वाले जो क्षेत्र हैं भले वो उन्हें अपने पास रखे और इन्हें निजी क्षेत्रों को सौंप दे। तो एक प्रकार से अब ये विवाद की स्थिति आएगी कि सरकार ये जो कदम उठा रही है ये सही है या नहीं है। तो यह एक नया टॉपिक बजट के जरिए इमर्ज हुआ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से कि पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। इस पर भी आपको जब भी लेख पढ़ने को मिलेंगे, कुछ तथ्य मिलेंगे, तो बेहतर होगा कि आप उन्हें नोट करते चले जाएं, ताकि आप अपनी बात को बहुत सॉलिड तरीके से, तार्किक रूप से, यथार्थ रूप से रख सकें। तो दोस्तों, बजट के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थीं वो मैंने आप सबके सामने रखने की कोशिश की है। वैसे तो देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह बजट होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसका सही उपयोग कर सके तो हमें कुछ न कुछ सीमाओं का निर्धारण तो करना ही पड़ता है। मैंने अपने बहुत लंबे अनुभव के बाद जो महसूस कर सका हूँ उसके आधार पर मैंने कुछ सीमाओं का निर्धारण किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो सीमाएं हैं ये बहुत ज़्यादा आधारहीन नहीं हैं, बहुत अयथार्थवादी नहीं है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम भी हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब बजट के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।